ढेर सारे प्रश्न हैं इससे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सन 2021। हेडिंग डालिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा फ्रेमिंग करिएगा, आराम से समझ जाएंगे। अमेरिका का एक थिंक टैंक है, जैसे भारत का थिंक टैंक कौन सा है? भारत का थिंक टैंक जल्दी से बताइए। अमेरिका का थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या है? थिंक टैंक कुछ विषय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन। अब यह हेरिटेज फाउंडेशन का गठन कब हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। सन 1973 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है हेरिटेज फाउंडेशन का? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में, जहाँ आप मीटिंग के लिए कभी कभार जाया करते हैं वाशिंगटन में, वहाँ पर हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय है। यह हेरिटेज फाउंडेशन क्या करता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। अगर यह पूछा जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सन 2021 या यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका गठन 1973 में और वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इस बार सन 2021 के सूचकांक में कितने देशों को लिया गया? सूचकांक में 184 देश थे, 184 देश। और महत्वपूर्ण बात कि इसमें हांगकांग को नहीं लिया गया। पिछली बार था, हांगकांग को शामिल नहीं किया गया। आधार क्या होगा इसका? इस रिपोर्ट निकालने का आधार क्या होता है? 4 स्तंभ होते हैं इसके। क्या होता है? 4 स्तंभ होता है। और यह जो 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ कितने सूचक के आधार पर काम करता है? 12 सूचकों के आधार पर काम करता है। 12 सूचक और 4 स्तंभों के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली जाती है। कौन कौन से सूचक और स्तंभ है, अभी जानने का प्रयास करते हैं। पहले इसका लिखिएगा। थिंक टैंक, भारत का थिंक टैंक नीति आयोग, बिल्कुल सही जवाब है। वंशिका तिवारी जी, अर्चना पांडे जी, सुमित उपाध्याय जी, इंद्रसेन सरोज जी। ठीक 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 ठीक। दीपा जी बहुत बढ़िया। नीति आयोग, अरुण प्रताप सिंह जी, अनामिका यादव जी, पवन जी, सुमन जी, दिनेश कुमार वर्मा जी। 100% सबका सही है, किसी प्रकार का कोई किसी का गलत नहीं है। तो भारत का रैंक क्या है? 121वां है। 121वां भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक 121वां 121वां रैंक है भारत का। और अगर एशिया की बात करें, एशिया के 40 देशों में 40 देशों को इसमें लिया गया है। एशिया के 40 देशों में 26वां स्थान भारत का है। स्थान 26वां स्थान भारत के। यह भी याद रखना है आपको। कुल अगर टोटल पूछा जाए तो 184 देशों में भारत का स्थान 121वां है। और अगर एशिया के 40 देशों में भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत का स्थान 26वां है। हो गया? ठीक 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 ठीक। सिंगापुर है ना प्रथम स्थान पे, फर्स्ट कौन है? आपका अपना सिंगापुर। ठीक है। शिवशंकर प्रसाद जी गुड मॉर्निंग। नेहा गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। लक्ष्मी चंद्र वर्मा जी पहला स्थान, ठीक है। सिंगापुर हो गया। जल्दी से लाइक शेयर करते रहें, बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ें। जल्दी से लिख लिया तो बताएं। देखिए ये सारे सूचकांक आपको किताबों में भी मिल सकते हैं। और यह सूचकांक में से एकदम छठी छटाई एकदम छान करके आपको दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़
कि जो मैं लिखाता हूँ 2-4 पॉइंट 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि यह किताबों में भी नहीं दिया गया है, एक जगह उपलब्ध नहीं, कई जगह से मिला के लिखाता हूँ। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रेमिंग करते रहें और इस फ्रेमिंग को बेहतर तरीके से नोट्स में ऐड करते रहें। हो गया, चलिए आइए। और अब प्रश्न यह है कि इसके 4 स्तंभ और 12 सूचक क्या है। यह लिख लीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के 4 स्तंभ और 12 सूचक। इसे उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। जल्दी करें। नब्बे यादव जी, अच्छा साइड हट जाए, इधर हट जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। शिवशंकर प्रसाद जी मेरे भाई, वही चल रहा है। संदीप यादव जी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? डायरेक्ट पूछा जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? एशियाई देशों में भारत का स्थान कितना है? कौन सी संस्था जारी करती है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी करता है? लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक इससे। शिवशंकर प्रसाद जी, टाइमिंग एकदम फिक्स मेरे भाई, 7 से 8 सुबह में करंट अफेयर है और शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में यह प्रैक्टिस बैच है। इकोनॉमी पंचवर्षीय योजनाएं चल रहा है। हाँ, कौन जारी करता है? अरे कौन जारी करता है? सुमित उपाध्याय जी, हेरिटेज फाउंडेशन बताए तो थे अभी। आइए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 4 स्तंभ कौन से हैं? तो अगर 4 स्तंभ पूछा जाए तो यह याद रखिएगा, विधि का शासन पहला स्तंभ है, तो सरकार का आकार दूसरा स्तंभ है, फिर विनियामक की क्षमता तीसरा स्तंभ है और मुक्त बाजार चौथा स्तंभ है। अगर सिर्फ स्वतंत्रता सूचकांक के 4 स्तंभों की बात करें तो यह याद रखिएगा, ये 4 स्तंभ है आपके, विधि का शासन, सरकार का आकार, विनियामक की क्षमता और मुक्त बाजार। और इन 4 स्तंभों में यह जो अन्य दिया गया है यह उसके सूचक है, यानी 12 सूचकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसके सूचक प्रमुख रूप से कौन से हैं? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति का अधिकार भारत में मूल अधिकार अब नहीं रहा, याद है आपको? तो जल्दी से बताइए, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार और किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं, किस आर्टिकल से संबंधित है? तरुण राय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। संपत्ति का अधिकार, न्यायिक प्रभावकारिता, न्यायिक प्रभावकारिता। जम्मू कश्मीर के संविधान में जब आर्टिकल 370 लागू था तो उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, और जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया वैसे पूरा भारत जम्मू कश्मीर में जमीन लेने के लिए एकदम तड़पड़ा रहा था। हाँ, कि फेसबुक व्हाट्सएप यानी कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में कौन कितना बीघा खरीदेगा। हाँ, तो लगभग 8-10 हेक्टेयर भूमि तो आपने भी ली होगी जम्मू कश्मीर में, घाटी में। न्यायिक प्रभावकारिता, आपके देश में न्यायिक व्यवस्था कैसी है, यह भी इम्पोर्टेंट है इस स्वतंत्रता सूचकांक के लिए। फिर सरकार की सत्यनिष्ठा, सरकार आपके लिए कितना सही तरीके से काम कर रही है। क्या सरकार ने सन 2014 में यह कहा था कि पेट्रोल के दाम कम होंगे कि नहीं मित्रों? डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं मित्रों? घरेलू गैस के दाम कम होंगे कि नहीं मित्रों? और इसके साथ साथ पूरे भारत में महंगाई भी कम होगी, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार महंगाई पे किसी प्रकार की बात नहीं करती थी। अपने स्मृति ईरानी जी बार बार गैस, छोटा वाला गैस चूल्हा लेकर के रखी थी, उसके साथ साथ प्याज आलू बांध करके सड़क पे आ जाती थी जब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे। परंतु सरकार ने नियम कुछ परिवर्तन किया, उसके बाद पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है लगातार। और बाबा रामदेव, सुने हैं ना, बाबा रामदेव ने सन 2013-14 में कुछ और कहा था, अब यह कहते हैं कि देश के नागरिकों के द्वारा जो महंगाई सहन किया जा रहा है, अर्थात किसी वस्तु के अतिरिक्त जो पैसा दिया जा रहा है वह भी तो देश के ही काम आ रहा है। पिछली सरकार में यह पाकिस्तान जा रहा था पैसा, इस सरकार में
आराम से यह देश के ही काम आ रहा है, यानी कि राष्ट्र निर्माण में काम आ रहा है। सरकार जो कहती है वही करती है। आज तक सरकार ने जो कहा है 100% किया है, यानी यह सत्यनिष्ठा है सरकार की। फिर कर का बोझ कितना है, सरकार का आकार क्या होगा? सरकार का आकार इस पर डिपेंड करता है कि कर का बोझ क्या होगा। क्या 70 साल में पिछली सरकारों ने इतना ज़्यादा ऋण ले लिया है विदेशों से ताकि सरकार पर कर बोझ बढ़ गया? अगर कर बोझ बढ़ेगा तो 100% महंगाई तो बढ़ेगी। सार्वजनिक व्यय कितना है सरकार का, यानी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा कुल किया गया राजस्व और पूंजीगत व्यय जो होगा वही सार्वजनिक व्यय है। सार्वजनिक व्यय का आकार क्या होगा? क्या कि सरकार आधारभूत ढांचे पर कितना खर्चा करेगी और आपके जीवनचर्या यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं पर कितना खर्चा करेगी? राजकोषीय स्वास्थ्य कितना है? आपके पास इमरजेंसी फंड कुछ है कि नहीं है? यह भी तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे जीवन स्थिति को जीते हैं। आइए फिर क्या है विनियामक की क्षमता। विनियामक की क्षमता में क्या आता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता है। 100% आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी यह बताया गया है। जल्दी से बताएं किस आर्टिकल से संबंधित है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों के लिए लोगों के जीविका के लिए रोजगार की उपलब्धता करवाएगा। व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं परंतु गलत काम देश के खिलाफ नहीं जा करके सारे काम कर सकते हैं। श्रम की स्वतंत्रता होगी, आप मेहनत करिए, खूब करिए, रात दिन पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं है। मौद्रिक स्वतंत्रता होगी, आपका लेन देन आराम से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपया कहीं देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुक्त बाजार होना चाहिए जिसमें कारोबारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यापार आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। निवेश की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे राज्य में निवेश करना चाहते हैं या कोई विदेशी आप करना चाहता है तो मात्र कुछ नियम कानूनों के माध्यम से वह निवेश को बढ़ावा दे सकता है। और वित्तीय स्वतंत्रता पूरी तरीके से होनी चाहिए, तभी आपके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के ये 4 स्तंभ और 12 सूचक मिलकर के आपकी देश की स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से लिख लीजिएगा। सचिन जी।